वेलकम बैक टू द इजी कॉमर्स चैनल। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स की इंडियन इकोनॉमिक्स बुक ऑफ क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जो पेंडिंग था। अब स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है कि जो किसी भी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन है वो सेक्टर्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में कैसे बटी हुई है। प्राइमरी सेक्टर होता है जो रॉ मटेरियल्स वगैरह वाला होता है और उसमें हम मिनरल्स, मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की, जहाँ हमारे जो प्राइमरी वर्क हैं वो करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग वाला। अगर प्राइमरी में हमने शुगर प्रोड्यूस की है, प्रोडक्शन की है, तो सेकेंडरी में जो शुगर है उससे हम शुगर केन से हम शुगर बनाएंगे, शुगर से हम आगे और कुछ करेंगे। ठीक है, मीन्स जो भी हम बिस्किट बनाते हैं। टर्शरी सेक्टर सर्विसेज सेक्टर होता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस वगैरह, वो टर्शरी सेक्टर होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में वर्किंग पॉपुलेशन बटी हुई है। मीन्स कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, कितने सेकेंडरी में और कितने टर्शरी में। ओके, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर जो फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, जो भी हम लाइव स्टॉक पालते हैं, और प्लांट जो भी ये होता है वो हमारा 2.4% है। अगर हम माइनिंग देखें, मींस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मिनरल्स, वो 0.6 है। ठीक है, जो एग्रीकल्चरल लेबर है, मींस जो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, वो 19.7 है। और पूरा एग्रीकल्चर है जो वो 50, मींस जो हाफ लोग हैं वो करते हैं। और अगर हम कुल देखें तो वो 72.7 है प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। ये 1951 का डाटा है। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर में देखें तो 10.1, मींस छोटी मोटी जो इंडस्ट्री हैं उसमें 9%। एंड अगर हम देखें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में वो हैं 1.1, तो कुल हो गया ये 10.1। ट्रेजरी सेक्टर सर्विसेज, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, कॉमर्स, ठीक है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ये सारे लगाकर ये 17.2 है। ट्रेड वगैरह 5.2, ट्रांसपोर्टेशन ये 1.4, और जो बाकी सर्विसेज कुल जो भी रह गई वो 10.6, मीन 17.2 लोग इसमें काम करते हैं। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में, उससे कम टर्शरी में और उससे कम सेकेंडरी में। एग्रीकल्चर, ओके, एग्रीकल्चर है जो ये प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है। जैसे हमने देखा कि 72% लोग हैं वो एग्रीकल्चर में एंगेज हैं। इंग्लैंड और यूएसए में 2% है। देखिए इंडिया में कितना है और इंग्लैंड, यूएसए में कितना कम है एग्रीकल्चर। अगर जापान की बात करें 12%, जर्मनी 4%। ये दिखाता है कि कितनी बैकवर्डनेस है इंडियन इकॉनमी की, कि इतने लोग 72.7 एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। बाकी इंडस्ट्री सर्विसेज जो ग्रोथ करती हैं उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे। 72% लगे तो हुए हैं, लेकिन कंट्रीब्यूट तो 50% ही करते हैं ना, तो इतने लगने की क्या ज़रूरत है। ये बैकवर्डनेस दिखाता है। इंडस्ट्री सेक्टर में भी कम है, जैसे कि दिया गया है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है हम कर ही चुके हैं कि 9% है। सो माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कम है, जबकि यूएसए में ये 32% है इंडस्ट्री का, इंग्लैंड 42%, जापान में 39%। इससे भी हमारी बैकवर्डनेस का पता चल रहा है कि कितने कम लोग लगे हुए हैं हमारी इंडस्ट्री में, मीन्स सेकेंडरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा कम है। डेवलप्ड कंट्री में देखो कितनी है। सो हमारी डेवलपिंग है तो ये बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस दिखा रहा है। एंड थर्ड दिया गया है insignificant transition from agriculture and industry. ओके, इट में क्या है, इसमें क्या है कि इट मार्क्स टेक ऑफ बट नॉट सीन इन इंडियन इकॉनमी। मीन्स जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका में एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में कोई भी नहीं जा रहा। बट जो ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, इसमें वर्कफोर्स एग्रीकल्चर का ज़्यादा है। ये दिखा रहा है कि बैकवर्डनेस कितनी है इंडियन इकॉनमी की, कि हम एग्रीकल्चर में ही लगे हुए हैं। हम मद्रास प्रेसिडेंसी के
साथ, जैसे कि वो मद्रास वाले करते हैं, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले, हम एग्रीकल्चर से शिफ्ट ही नहीं हो रहे, जबकि हमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में होना चाहिए। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें क्या है, इसमें ये वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो इकोनॉमिक चेंज, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, बैंकिंग, पावर एनर्जी में, वो सारा इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक चेंज इसमें आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो ट्रांसपोर्टेशन का है, कम्युनिकेशन का, बैंकिंग का, पावर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, सोशल चेंज भी इसमें आता है कि ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल, हेल्थ, हाउसिंग फैसिलिटीज़, एजुकेशन की ग्रोथ, हेल्थ फैसिलिटीज़, हाउसिंग फैसिलिटीज़ जो किसी भी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, वो भी इसमें आता है। इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल, इकोनॉमिक, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड सोशल, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग फैसिलिटीज़। ओके, नाउ फर्स्ट रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन में आती हैं। रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1850। रेलवेज इंट्रोड्यूस कर दी गई थी 1850 में, ये ब्रिटिश ने की थी। दे वर डेवलप्ड, ये डेवलप इसलिए की गई थी, जो फिनिश्ड गुड्स, फाइनल गुड्स थे जो, वो ब्रिटेन से हमारे इंडिया में आने थे, इसलिए रेलवेज स्थापित की गई थी ब्रिटिश द्वारा, जो उनकी मार्केट बड़ी हो पाए, ब्रिटेन से वो इंडिया में भी अपनी चीज़ों को सेल कर सकें। नाउ पोर्ट्स क्या होती हैं? बंदरगाहें। ये डेवलप की गई थी ब्रिटिश द्वारा, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम रॉ मटेरियल ब्रिटेन को, और इंपोर्ट कर रहे हैं फिनिश्ड गुड्स, वो कहाँ पर लोड होगा, कहाँ पर हम उसे भेजेंगे, वो कहाँ पर होता है? कोस्ट कैनाल। जैसे कि हमारे पास कोस्ट कैनाल है ओडिशा में, उसकी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है। इनलैंड वाटरवेज थे जो, वो अनइकोनॉमिकल थे, ठीक है, मीन्स वाटरवेज से भेजना बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल होता है, तो इसलिए पोर्ट्स बनाए गए। नाउ पोस्ट एंड टेलीग्राफ इसलिए बनाए गए कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा प्रबंध कर रहे हैं जो, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो पाए। और इसने लॉ एंड ऑर्डर बनाया, ये थोड़ा सा अच्छा है कि इसने लॉ एंड ऑर्डर बनाया। रोड्स क्यों बनाए गए? रोड्स इसलिए बनाए गए, अब उन्होंने बंदरगाह पर रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया लोड करने के लिए, तो जो हमारे इंटीरियर हैं, छोटे छोटे गांव हैं, उनसे भी तो वो इकट्ठा करना है रॉ मटेरियल, इसलिए रोड बनाए। रोड इतने अच्छे नहीं थे, ऑल वेदर नहीं थे, मींस रेनी सीजन में ख़राब हो जाते थे, मडी से थे, बट एक टेम्परेरी से रोड थे जिससे हमारा काम चल सकता था, ब्रिटिश का काम चल सकता था, हमारा नहीं। ब्रिटिश ने अपने पर्पस के लिए बनाए थे, अपने फ़ायदे के लिए बनाए थे। सो ये कुछ चेंजेस की गई थी ब्रिटिश द्वारा। रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, रोड्स इस्टेब्लिश किए गए थे। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस की गई ब्रिटिश ने, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते की हैं उन्होंने, पर उनका मोटिव इसके पीछे उनकी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था। इंडिया का उसमें कोई फ़ायदा नहीं था, इंडिया फिर भी हमारा बैकवर्ड ही रहा। इसने इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज ले तो लिए, मीन्स इसमें आ तो गए, बट फिर भी ये इंडियन इकॉनमी इसकी बैकवर्ड ही रही, इतना सभी सेक्टर से, सभी अगर एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो उतना अच्छा नहीं रहा। अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखें तो क्या हुए वो भी देख लेते हैं ब्रिटिश रूल के आने के। कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स, पहले जो फार्मर्स अपने खुद की कंजप्शन के लिए ही प्रोड्यूस करते थे, बट वो मार्केट के बारे में भी सोचने लगे, मार्केट में सेल करने के बारे में सोचने लगे, और उनका स्टेटस थोड़ा सा अप हुआ, वो कमर्शियल आउटलुक वाले हो गए। ओके, नाउ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर रेलवेज, रोडवेज बने तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ, मीन्स उनमें काम भी करने वाले लगे होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हुए। कंट्रोल ऑफ फेमाइंस, अब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ आ गई थी, रेलवेज, रोड्स वगैरह, एंड अगर कहीं पर फेमाइन काल वगैरह पड़ता था तो वो अफेक्टेड एरिया को हम जल्दी से जल्दी फूड ग्रेन पहुंचा देते थे और वो अच्छा वहाँ की स्थिति हो जाती थी। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम था, मींस
चीज़ों के बदले चीज़ें ली जाती थी, उससे मनी सिस्टम हो गया, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बन गया। मॉनेटरी सिस्टम लेकर आई ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड फिफ्थ, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम बहुत अच्छा चलना लगा, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना लॉ एंड ऑर्डर चलाती थी, एडमिनिस्ट्रेशन चलाती थी, वैसे हमारे पॉलिटिशियंस, प्लानर्स चलाने लगे, उनको एक रेडी रेफरेंस मिल गई। दिस इज़ द चैप्टर। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग दिस चैनल।